बिकॉज हम लोग मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं और बीइंग ए टीचर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब 2010 में जब ये न्यू मेडिकल एजुकेशन पॉलिसी का डिस्कशन शुरू हुआ था और ये डिस्कशन 2014-15 के दौरान काफ़ी एक्सटेंसिव रूप में हुआ और मैं आई वॉज फैकल्टी इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली एंड व्हाट आई फाउंड that there was no representation from our community in that forum who were discussing this new medical education policy. So one of the discussion I was present there as a faculty. So I raised my objection that whatever you are proposing, like competency-based curriculum, what they were proposing, like what curriculum was being taught in ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, ये सारे उस चीज को प्रपोज कर रहे थे और उस कैरिकुलम को इम्प्लीमेंट हुए अभी सिर्फ शायद 2019 से इम्प्लीमेंट हुआ है और 4 इयर्स हुए हैं। और मैं कल डिपार्टमेंट मैं फैकल्टी ग्रुप में देख रहा था, डिफरेंट डिपार्टमेंट के फैकल्टी पोस्ट कर रहे हैं कि आज हमारी क्लास में 170 स्टूडेंट्स में 20 स्टूडेंट आया, कोई कह रहा 10 स्टूडेंट आया, कोई कह रहा है कि हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग में कोई नहीं आ रहा। Why I am discussing this? One side they are talking about the merit, or they were talking about the merit, and now what is happening? So they have adopted that curriculum which is not suited to our social circumstances, our social structure. Our education system, elementary education system is so faulty, our social system is so faulty that we cannot sit together and we cannot actually talk and discuss certain topic. How we can expect that we can discuss the treatment or management plan of a patient who is coming the emergency? डॉक्टर समझते हैं और सबसे बढ़िया तरीका अगर जो नहीं समझ रहे आप तो मैं समझता हूं कि एक OTT में एक गुड डॉक्टर सीरीज आती है। अगर मेडिकल प्रोफेशनल्स अपने प्रोफेशन को और अपने प्रोफेशन के एक्सीलेंस और अपने प्रोफेशन की कॉम्पिटेंसी को नहीं समझते तो शायद उस आप OTT सीरीज जो इंग्लिश में है उसको आप देखिए और ये देखिए कि हेल्थ केयर सिस्टम जो US में और यूरोप में जो काम करता है उसमें और हम में कितना बड़ा डिफरेंस है। नंबर 1, आज संविधान दिवस है, कल 25 नवंबर था। एक सर्कुलर इशू हुआ, शायद 90% लोगों को अभी वो सर्कुलर के बारे में पता नहीं है। फैकल्टी ग्रुप में मेरे आया और SC/ST मेडिकल एसोसिएशन के जो सीनियर प्रोफेसर हमारे लोग हैं और डायरेक्टर हैं कई जगह के, उन्होंने सर्कुलर भेजा ग्रुप में। मैं जस्ट आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि जितने भी ये आयुष्मान जो हेल्थ जो फैसिलिटीज़ हैं, आयुष्मान भारत, उनको रीनेम करने का एक सर्कुलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फरमान आया है कल, और उसका नाम जो किया गया है वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर। जितनी भी हेल्थ फैसिलिटी हैं आपकी, उनका सबका नाम बदल के, चाहे वो वेलनेस सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, CSC सेंटर है, वो अस्पताल नहीं, उनका नाम आप कर दीजिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये सर्कुलर की कॉपी है, कल रिलीज हुआ है और ये सारे स्टेट्स और सारे यूनियन टेरिटरी को गया हुआ है और इसका कंप्लायंस भी मांगा है विद इन मंथ। इसका फंड एलोकेशन हुआ है, यानी कि आपका छोटा सा सेंटर होगा तो उसके नीचे भी मंदिर लिखा होगा और इसका जो ध्येय वाक्य है वो भी मैं बता देता हूं आपको, आरोग्यम परमम धनम। इसलिए कई बार कहते हैं कि हम फैकल्टी और मेडिकल, जितने भी मेडिकल फैकल्टी नहीं, सारे इंटेलेक्चुअल्स को हमको अपडेट
अपडेटेड रहना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, हम तो अपनी क्रांति कर रहे हैं, लेकिन हमारा दुश्मन प्रतिक्रांति क्या कर रहा है ये हमें सोचना चाहिए। आप सोचिए, सब्जेक्ट जो डिजाइन किया गया था वो बहुत सारे लोगों ने बोला, और लेकिन शायद ही बहुत कम लोगों को समझ में आता है कि ये परसेंटाइल का मतलब क्या है। परसेंटेज तो ठीक था, हम लोग जब थे सीपीएमटी और पीएमटी में, तो जब मैंने एम्स का एंट्रेंस एग्जाम दिया था पीजी का, तो 60 और 61% में सर टॉपर होते थे। जब सीपीएमटी का एग्जाम दिया था तो उसका भी यही हाल था, यूपी से, चूंकि मैं केजीएमसी से यूजी हूं, तो वहां भी टॉपर जो होता था 60, 62%, 63% का टॉपर होता था। आज का टॉपर जो है वो 100%। परसेंटाइल का मतलब समझिए, अभी विशन ने भी बताया, विवेक ने भी बताया, बहुत सारी चीजें हैं, मेरे अभी पूर्व वक्ताओं ने सारी क्लियर किया है। यदि 20 लाख लोग एपियर होते हैं और 20 लाख लोगों में सपोज करिए कि 15 लाख जनरल कैंडिडेट्स हैं, और 15 लाख लोगों में सपोज करिए जो टॉपर है उसके 70 नंबर हैं, तो 18-15 लाख लोगों में जो टॉपर जनरल का है, सिर्फ अकेला वो लड़का नहीं होगा जिसके उतने मार्क्स हो सकता है 10 लोगों के मार्क्स हो, तो उसके जो हाईएस्ट मार्क्स है उसको 100% कंसीडर करते हैं, और जितने लोग के उतने मार्क्स हैं उसको 100% मान के, और फिर इसके बाद जितनी सीट्स हैं उस तक उसको ग्रेड करते हैं। 0% और नेगेटिव परसेंटाइल। अगर 0% का मतलब है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 0 मार्क्स, इसका मतलब ये है, ये नेगेटिव क्यों जा रहा है, क्योंकि अगर 1 लाख सीट है गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को मिला के, तो 1 लाख स्टूडेंट जो पास होने चाहिए, जो एडमिशन लेने वाले हैं, उसमें 1 लाख स्टूडेंट वही नहीं है जिनके 0 से ऊपर मार्क है, 0, उनमें से ज्यादा बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके नेगेटिव में मार्किंग आई, जो अभी बात कर रहे थे, जो अभी 12 करोड़ और 6 करोड़ की बात चल रही थी, उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे उनके नेगेटिव में मार्क्स थे, जिनको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस मिला। और एक बहुत बड़ा स्कैम है इसमें। इस स्कैम को डिस्कस करने से पहले मैं अपने फैकल्टी से पूछता हूं, शायद वो भी इससे परिचित होंगे। यूपीएससी में हमेशा रिजर्वेशन रहा है। जब से यूपीएससी से एग्जाम हुआ, फैकल्टी यूपीएससी ने जब से फैकल्टी के रिक्रूटमेंट के एग्जाम लेना चालू किया, हमेशा रिजर्वेशन रहा है। एससी एसटी ओबीसी आते रहे हैं, नॉन फाउंड सुटेबल होते थे ज्यादातर लोग। एनएफएस उन्होंने निकाला, नॉन फाउंड सुटेबल। सिविल सर्विसेज में ये नॉन फाउंड सुटेबल का मैकेनिज्म नहीं था। वहां क्या था, वहां रिजर्व कैटेगरी की जितनी सीट ली जाती थी जब से देश आजाद हुआ और अब तक, तो जितने रिजर्व कैंडिडेट एससी एसटी के होते थे उतनी सीट्स का रिजल्ट ही नहीं आउट होता था। और ये रहस्योद्घाटन अभी 2-3 साल पहले दिलीप मंडल और हम लोगों को सारा टीम जो काम करता है इंटेलेक्चुअल का दिल्ली में, उन लोगों ने हम उजागर किया ये स्केल को। तो सिविल सर्वेंट तो हमारे जितने आ जाते थे, लेकिन जितने होने चाहिए थे, सपोज करिए 1000 सीट आई, 150 अगर कैंडिडेट हमारे 150 हमारे एससी एसटी कम्युनिटी के जो आईएएस ऑफिसर बनने चाहिए थे, उतनी सीट रोक के उतना कम रिजल्ट निकाला। और जब 2-4 महीने हो गए तो इसके बाद एक एक करके जो अपने लोग थे उनको इनवाइट कर, उनको लेटर भेज के उनको रिक्रूट कर लिया गया। ये चल रहा था पिछले 70 सालों से।